एक लड़का जिसने अपना पहला बिजनेस पकौड़े बेचने से शुरू करता है, उस पर एक किताब लिखी जाती है और वो किताब भारत में बैन भी कर दिया जाता है। वो किसी देश की करेंसी को गायब कर देता है, जिसको कोर्ट में बैठे एक सीनियर वकील ने कहा, आज ये आदमी सरकार से बड़ा बन चुका है। आज वो प्रधानमंत्री बना भी सकता है और हटा भी सकता है। अगर कोई न्यूज़ उनके बारे में कुछ नेगेटिव लिखती है तो वो कहते हैं तुम मेरी वजह से मार्केट में हो और मैं जब चाहूँ तब तुम्हें और तुम्हारे न्यूज़ को बंद करा सकता हूँ। अगर कोई पॉलिटिक्स पार्टी उनके खिलाफ स्टैंड लेती है तो हर पार्टी में इसके बंदे होने की वजह से वो उस पॉलिटिकल पार्टी को बर्बाद भी कर सकता है। ये बंदा आज सिस्टम के लिए खतरा बन चुका है। ये सारी बातें धीरू भाई अंबानी जी के लिए हैं, लेकिन जब भी हम धीरू भाई अंबानी का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक काइंड और हार्ड वर्किंग इंसान की इमेज बनती है। आज की ये स्टोरी धीरू भाई अंबानी जी के बारे में होने वाली है और लास्ट में आपको डिसाइड करना है कि धीरू भाई अंबानी जी ने सही किया या गलत। इसीलिए आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। ये तो सच है कि हम लोगों से बहुत सी बातें छुपाई जाती हैं। हमीश मैकडॉनल्ड ने अपनी बुक पॉलिस्टर प्रिंस में बहुत सी नेगेटिव बातें धीरू भाई अंबानी के बारे में लिखी। इस बुक में धीरू भाई अंबानी जी के इतने राज लिखे हैं कि इस बुक को रिलायंस ग्रुप ने इंडिया में बैन कर दिया है। तो सवाल यह उठता है कि इस बुक को बैन करने की क्यों जरूरत पड़ी। जब धीरू भाई अंबानी जब यमन में क्लर्क की जॉब कर रहे थे तब वो अपनी हाफ सैलरी की एक बहुत से बड़े होटल में जाकर चाय पीते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ अमीरों के सीक्रेट सुनने को मिलते थे। एक दिन जब धीरू भाई अंबानी होटल में चाय पी रहे थे तब दो लोग आपस में बात कर रहे थे। हमारे देश की करेंसी सिल्वर से बनी हुई है और इसमें करेंसी की वैल्यू तो कम है, लेकिन उसमें लगे चांदी की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर कोई इसे गला कर बेचे तो वो 10 गुना से 100 गुना ज्यादा तक पैसा बना सकता है, लेकिन ये सब इनलीगल है। लेकिन धीरू भाई अंबानी को यह बात हजम नहीं हुई और देखते ही देखते पूरे यमन के सिक्कों की कमी आ गई। सरकार को 3 महीने बाद धीरू भाई अंबानी के बारे में पता चला, लेकिन तब तक वो यमन छोड़कर भारत आ चुके थे। फिर वो अपने देश में आके मसालों का बिजनेस करने लगे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि पॉलिस्टर में बहुत पैसा है। लेकिन पॉलिस्टर के बिजनेस में आने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं था जितना उनको जरूरत थी। तब उन्होंने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगे। तब उनके दोस्त ने उनको बताया कि उनके पापा के पास पैसा तो पड़ा है, लेकिन वो अपनी बहन की शादी के लिए है। धीरू भाई अंबानी ने बिना देखे शादी का प्रस्ताव रख दिया और कोकिला बेन से शादी कर ली, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को बहुत प्यार और मजबूती से निभाया। फिर जब ये पॉलिस्टर के बिजनेस में एंट्री करने पहुंचे तब उन्हें पता चला कि वो लोग नए लोगों को बिजनेस में नहीं आने देते थे। तब धीरू भाई अंबानी ने उन लोगों को इकट्ठा किया जो लोग बिजनेस में कई सालों से आना तो चाहते थे, लेकिन वो नहीं आ पा रहे थे, और उनके साथ अनशन करने लगे और इस तरह उनको पॉलिस्टर के बिजनेस में एंट्री मिली। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं होती। जब ये पॉलिस्टर का कच्चा माल लेने गए तो वो कच्चा माल बहुत महंगा मिल रहा था और बनाकर बेचने पर वो बहुत सस्ते में देना पड़ रहा था, जिससे इसमें बहुत लॉस हो रहा था। तब धीरू भाई अंबानी को पता चला इसमें एक IAS का हाथ है और उसे हर पॉलिस्टर बेचने वाले से अच्छा कमीशन मिलता था, और धीरू भाई अंबानी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो IAS को पैसा दे सके। एक दिन कुछ ऑफिसर और मंत्री उस IAS से मिलने आ रहे थे और ये बात अंबानी जी को पता चल गया, और फिर तुरंत अंबानी जी ने सारा कच्चा माल IAS के घर के बाहर फेंक दिया। IAS की चोरी पकड़ी न जाए, इसलिए धीरू भाई अंबानी को पॉलिस्टर बिजनेस में आने की परमिशन मिल गई। 1966 में धीरू भाई अंबानी जी ने पॉलिस्टर यार्न के बिजनेस को स्टार्ट किया। इस बिजनेस में बहुत पैसा था और ये बात अंबानी जी बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि इस धंधे में एक से एक बड़े लोग मिलेंगे, इसीलिए केवल अच्छा पॉलिस्टर से काम नहीं चलेगा। इसमें पॉलिटिक्स लीडर और गवर्नमेंट ऑफिसर से रिलेशन बिल्ड करना ही पड़ेगा, और धीरू भाई अंबानी जी ने किया भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी जैसे पॉलिटिकल लीडर के कनेक्शन बिल्ड किए, और इसका उनको बहुत फायदा भी हुआ। 1979 में रिलायंस 50 बड़ी कंपनियों में नहीं आती थी, लेकिन केवल 4 सालों में ये रिलायंस टॉप 5 कंपनी में लिस्ट हो गई। धीरू भाई अंबानी जी के 2 और कंपटीटर थे, कपिल मेहरा और नुस्ली वाडिया। अभी तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कपिल मेहरा के ऊपर टैक्स चोरी का आरोप लग गया और उनके बेटे को पाताल गंगा में किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा और जान से मार देने की धमकी भी दी, और इस तरह कपिल मेहरा अचानक मार्केट से गायब हो गए और अंबानी जी को और खुलकर बिजनेस एक्सपेंड करने का मौका मिल गया। लेकिन वाडिया जी को यह बिजनेस उनकी फैमिली से मिला था, तो वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते थे। लेकिन अब वाडिया जी का कंपटीशन सीधे अंबानी जी से था और वाडिया जी कुछ समझ पाते इससे पहले ही गवर्नमेंट ने वाडिया जी का लाइसेंस कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया।
जिसमें इसी बीच वाडिया जी ने अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक मशीन को इंपोर्ट किया। तब इंदिरा गांधी के एक ऑफिसर ने इस मशीन को अपने अंडर चेक करने का बोला, जिसमें वाडिया जी का काम और लेट हो रहा था और अंबानी जी की ग्रोथ बढ़ती चली जा रही थी। फिर अंबानी जी ने पैराक्सलिन की एक फैक्ट्री खुद से सेटअप कर ली, जिसकी उन्होंने परमिशन भी नहीं ली थी। पैराक्सलिन पॉलिस्टर बनाने में काम आता है और जैसे ही ये अंबानी जी ने इस फैक्ट्री को ओपन किया, वैसे ही पैराक्सलिन का रेट सीधे आसमान छूने लगा। लेकिन पैराक्सलिन केवल वाडिया जी के लिए महंगा हुआ था, जबकि अंबानी जी के लिए मिट्टी के भाव मिल रहा था और अंबानी जी को कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, क्योंकि वो मीडिया और सरकार को अपनी जेब में रखते थे। 1985 में सीबीआई ने एक केस फाइल की, जिसमें लिखा था इस टाइम के सभी बड़े ऑफिसर ने अपनी पावर का मिसयूज किया और अंबानी जी को फायदा पहुंचाया। हुआ यह था कि 29 मई 1985 को सरकार ने एक रूल निकाला कि अब से पीटीए इंडिया कंपनी से खरीदना होगा। सरकार नहीं चाहती थी किसी इंडियन कंपनी का पैसा डूबे, इसलिए सरकार ने इस पे एक लाइन जोड़ी, जिस किसी ने 29 मई से पहले फॉरेन कंट्री को पीटीए का पैसा दे चुकी है, वो 90 दिनों में अपना सारा पीटीएम मंगा ले। वाडिया जी को अब सांस में सांस आ गई, क्योंकि अब वो अंबानी जी को कम्पीट कर सकते थे, लेकिन अंबानी जी का दाव अभी बाकी था। अचानक पता चला 27, 28 और 29 तारीख में किसी ने पीटीए का बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है। ये ऑर्डर 1,14,000 टन का था। इस रूल को निकालने के कुछ घंटों पहले ही 29 मई को ही कनाडा बैंक में 12,000 टन का उधार लिया गया। सोसाइटी जनरल बैंक, यू इंडोज यूज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उधार लिया गया। मतलब ऑलमोस्ट हर बैंक से 3 दिन के अंदर उधार लिया गया और पीटीए खरीदा गया। इसका मतलब साफ था, अंबानी जी के कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सरकार क्या करने वाली है इस बात का पता तो चल जाता था और वो किसी भी बैंक से कभी भी कितना भी उधार ले सकते थे, उनसे कोई कुछ पूछने वाला नहीं था। इसके बाद अंबानी जी के ऊपर यह भी एलिगेशन है, उन्होंने 1 अरब रुपए की टैक्स की चोरी कर ली। और तो और जब अंबानी जी को लाइसेंस मिला, तब उनको 1 साल में 51,000 टन पॉलिस्टर बनाने की परमिशन मिली और वो इसके ऊपर पॉलिस्टर नहीं बना सकते थे। लेकिन अंबानी जी ने सरकार की बातों को साइड करके 90,000 टन पॉलिस्टर बनाया और सरकार को ये बात का पता होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वाडिया जी और उनके बेटे को मार देने की धमकियां लगातार मिलती रही और ये सारी बातें हमने द पॉलिस्टर प्रिंस से बताई हैं और इस बुक में और भी बहुत से एलिगेशन अंबानी जी पर लगाए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके कह सकते हैं और अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।